गोविंदपुर में सास रत्ना और बहू अलिवेनी रहती थी, जो हमेशा टॉम एंड जेरी की तरह लड़ती रहती थी और दोनों के पति उनके झगड़ों से परेशान हो जाते थे। पापा, माँ को कहो ना कि लड़ाई ना करे। मैं माँ को कह सकता हूँ, लेकिन तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझाते बेटा? वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। पापा, मेरी बीवी को कम मत समझो, वो तो और महान है। अगर मैं सिर्फ माँ शब्द कहूँ मेरे बाल खींच देती है, और इतना ही नहीं, मेरी पहनी हुई शर्ट भी फाड़ देती है। बेटे की बात सुनकर पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटे को समझ नहीं आया कि क्या हो गया। पापा, क्या हुआ? आंसू क्यों बहाने लग गए? तुम्हारी पत्नी तो अच्छी है, लेकिन तुम्हारी माँ जो रात में मेरे साथ करती है जानते हो? मेरे हाथ पैर बांध देती है और मेरी पीठ पर एक चूहा छोड़ देती है। क्या तुम समझ सकते हो रात भर मेरी क्या हालत होती होगी? सोच कर देखो जरा। और यही वजह है कि इन दोनों लोगों ने कभी भी सास बहू के मामलों में दखल नहीं दिया। अगर वे अपनी नाक उनके मामले में घुसाते हैं तो वे जानते हैं कि उनका क्या होगा, जो कि उन्होंने झेला भी है। इसीलिए वो सास बहू के बीच में बिल्कुल नहीं पड़ते। चुपचाप खेतों में जाकर काम करते हैं, जो परोसा जाता है उसे खाते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। एक दिन की बात है, मेरी बहू का दिमाग आजकल बहुत चढ़ा हुआ है। अगर मैं उससे खेतों में काम करवाऊं तभी वो मेरी बात सुनेगी, नहीं तो बड़ी मनमानी करती है आजकल। अगले दिन रत्ना सबको बुलाती है और खुद एक कुर्सी पर बैठ सबको सामने खड़े होने के लिए कहती है। अलिवेनी सोचती है कि क्या बात है, क्यों बुलाया है? इतने दिनों से तुम दोनों ने खेतों में बहुत मेहनत की है, अब से हम दोनों सास बहू खेतों में काम करेंगी। ये सुनकर अलिवेनी गुस्से में अपनी सास को घूरने लगी। बदले में सास मुस्कुराई और उसे आंख मारी। अलिवेनी तुरंत समझ गई कि दुष्ट सास क्यों ऐसा कर रही है और उसने कहा कि वो खेतों में काम नहीं करेगी। माँ जी, मुझे नहीं पता कि खेतों में कैसे काम करते हैं और इसीलिए मैं आपके साथ खेतों पर नहीं चल सकती। ससुर और पति दोनों बिना एक शब्द बोले चुप रहे। ठीक है, तो फिर मेरे पैरों में गिरकर कहो कि जो हो गया हो गया, मुझे माफ कर दो और मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं जाकर खेत में काम कर लूंगी, लेकिन आपके पैरों में गिरकर आपसे माफी? सास और बहू दोनों काम करने के लिए खेत पर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि एक गुरुजी एक पेड़ के नीचे बैठे प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें देखकर अलिवेनी उनके पास गई और उन्हें प्रणाम किया। क्यों रे, कौन है तू? हमारे पेड़ की छाया में क्यों बैठा है इस तरह? अब शब्द सुनकर गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और उन दोनों को खड़े देखा और बोले, भगवान भला करे, तुरंत यहां से चला जा। वैसे भी हमारी किस्मत में जो मिलना लिखा है वो तो मिलके रहेगा। मैं कुछ देर प्रार्थना कर लूं, चला जाऊंगा देवी। यहाँ पूजा वूजा का ढोंग मत कर, चला जाए यहाँ से तुरंत। उन्हें आपके खेत नहीं चाहिए और न ही वो आपके खेतों से कुछ लेना चाहते हैं, सिर्फ ध्यान करना चाहते हैं। ऐसा क्यों कह रही हैं? करने दीजिए ना प्रार्थना। हाँ, हर लंबी दाढ़ी वाला गुरुजी नहीं होता। मैंने कई पाखंडी देखे हैं और मैं चेहरा देखकर तुरंत बता सकती हूँ कि कौन किस किस्म का आदमी है। तू मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। जो आपके मुंह में आए मत बोलो, कहीं गुरुजी को क्रोध ना आ जाए और आपको कोई श्राप ना दे बैठे। कम से कम एक सिद्ध पुरुष के सामने तो सही से बात करना सीखिए। आए हाय सिद्ध पुरुष, तू जैसे इसकी शिष्या रही है कि इतनी लंबी जबान निकाल कर बोल रही है उसके पक्ष में। मेरे बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं हुए हैं, समझी? दुनिया देखी है मैंने, दुनिया देखी है, लेकिन लोगों से तमीज से बात करना नहीं सीखा। किस बुरी तरह बात कर रही हैं आप उनसे। उसको छोड़ दो बेटी, अपनी सास से बहस मत करो। मैं तुम्हें एक जप करने के लिए कहता हूँ। जब भी तुम्हें कोई समस्या हो तो उसका पाठ करना, तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। तुम अपने पति के साथ सुखी जीवन जियोगी। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएंगे। इतना कहकर वो एक जप अलिवेनी को बताते हैं और फिर सास से कहते हैं, देखो देवी, मुझे तो तुम यहां से भगा रही हो, लेकिन तुम्हारा घमंड ही तुम्हें अनेक परेशानियों का शिकार बना देगा। आज तुम मुझे पेड़ के नीचे बैठने नहीं दे रही हो और आज के बाद से तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा होने वाला है। जय श्री कृष्णा, याद रखना। और गुरुजी वहां से चले गए। ऐसी बातें मैंने कई बार सुनी हैं
क्या मेरे साथ कभी ऐसा हुआ? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे ऐसी बातों की परवाह नहीं है। फिर वो अलिवेनी को लेकर बैलों के पास गई। देख बहू, इतनी कड़ी मेहनत क्यों करना चाहती है? चुपचाप मेरे पैर पकड़ और मुझसे कह कि तुम जो भी कहोगी मैं वही करूंगी। देख, उधर एक बैलगाड़ी तैयार है, मैं तुझे घर भेज दूंगी तुरंत। जी नहीं, आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो तुम्हारी किस्मत में यही है। मैं तो इन बैलों से खेत जोत दूंगी, लेकिन तुम हल कैसे चलाओगी? रत्नम हल लेकर बैलों को बांधने लगी ताकि वो खेतों को जोतना शुरू कर सके। अब अलिवेनी खेतों की जुताई कैसे करती? उसकी सास देखना चाहती थी कि आखिर बहू हार गई और वो जीत गई। अलिवेनी बहुत दुखी हो गई कि अब क्या करे। अचानक उसे गुरुजी के जप की याद आई। मुझे सिर्फ जादुई बैल चाहिए। उसने सिर्फ इतनी प्रार्थना की और तुरंत ही उसके सामने जादुई बैल आ गए। उसने अपनी आंखें खोली और जादुई बैलों को देखा। एकदम चौंक गई। रत्ना भी उन बैलों को देखकर बहुत चक्की रह गई। लेकिन जादुई बैल असली बैलों के सामने आखिर कैसे जुताई करेंगे, ये सोच उसने खेतों की जुताई शुरू कर दी। जैसे ही उसने हल चलाना शुरू किया, उसमें से सांप निकलने लगे। उन्हें देख वो डर गई और भागकर खेतों के किनारे खड़ी हो गई। उसे सांप फुफकारते हुए दिख रहे थे। अलिवेनी उसे देखकर हंसने लगी। अलिवेनी ने भी खेत की जुताई शुरू कर दी। जैसे जैसे वो खेत जोतने लगी, उसने देखा कि भूमि से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। लगातार सोने के सिक्के निकल रहे थे। सास की ये सब होते देख आंखें फटी की फटी रह गई। खेतों की जुताई में पहले ही दिन बहू ने जीत हासिल की। सास हार चुकी थी। वो दिन किसी तरह बीत गया। दोनों घर आ गईं। उस दिन से रत्ना जब भी खाना खाती थी तो उसमें भी सांप दिखती थी। खिड़की के पास खड़ी होकर देखती तो सांप घूमते दिखते। वो जहां भी जाती और जो कुछ भी करती उसे सांप ही दिखाई देते। माँ जी, चलिए गुरुजी से मिलने चलते हैं। मुझे नहीं मिलना किसी गुरुजी वुरुजी से। पाखंडी कहीं का, पता नहीं क्या टोटका करके चला गया। इस तरह कुछ दिन बीत गए। रत्ना की हालत बिगड़ती ही चली गई। उसके चेहरे पर हमेशा खौफ दिखाई देता। माँ जी, मुझसे आपकी हालत नहीं देखी जा रही। चलिए उन गुरुजी से इस डर का हल देखते हैं। फिर दोनों गुरुजी को खोजने लगी और खेतों के पास आई। वहां पेड़ के नीचे गुरुजी बैठे हुए दिखे। दोनों ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी, आपसे इतनी बदतमीजी की बात करने के लिए माफ कर दीजिए। अब से एक अच्छी महिला बनो और अपना सारा घमंड और दुष्ट मन को छोड़कर सबके साथ खुश रहो। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले गए। उस दिन के बाद से दोनों सास बहू एक साथ मिलकर प्यार से रहने लगी। एक बार किटिकीपुरम नामक गांव में एक किसान परिवार रहता था। उनके परिवार में सुभद्रा, उसके पति रघुराम और पुत्र अनिल थे। पूरा दिन खेतों में कड़ी मेहनत करने और वापस आकर घर का सारा काम करने में सुभद्रा को समय का पता ही नहीं चलता था। एक दिन सुभद्रा काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि उनकी पड़ोसन पंकजा वहां आती है और कहने लगी, अरे सुभद्रा, क्या कर रही हो? क्या तुमने काम पूरा कर लिया? पंकजा की बातें सुनकर सुभद्रा मन ही मन सोचने लगती है, तुम्हारी तो 3 बहुएं हैं और जब तुम काम से वापस आती हो तो बहुएं तुम्हें पका पकाया खाना दे देती हैं, लेकिन मेरे पास तो ऐसे खाना परोसने वाली कोई बहू है नहीं। तुम क्या जानो मैं किस मुश्किल से गुजर रही हूँ। दिन भर खटकती रहती हूँ, चक्की की तरह पिस रही हूँ घर और बाहर संभालने में। क्या हुआ सुभद्रा, क्या सोचने लग गई? अनिल की भी तो शादी की उम्र हो गई है। तुम अपने अनिल के लिए एक बहू क्यों नहीं ले आती जो घर के सारे काम तो संभाल ही लेगी, साथ ही तुम्हारा भी ख्याल रखेगी। तुम्हें अनिल की शादी कर देनी चाहिए। अब इस तरह खटकने की नहीं, दादी बनने की उम्र है तुम्हारी। तुमने तो बहुत बढ़िया बात कही है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर पंकजा। मैं आज ही इस बारे में अपने पति और बेटे से बात करूंगी। पंकजा की बातें सुनकर सुभद्रा बहुत खुश हो जाती है। वो एक ऐसी बहू चाहती थी जिस पर वो पूरा भरोसा कर सके। वो अपने पति के खेतों से वापस आने की राह देख रही थी और जैसे ही वो लोग वापस आते हैं
वो तुरंत उनके पास जाती है। सुनिए जी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या हुआ सुभद्रा? हम अभी अभी तो खेतों से लौटे हैं। पहले पानी तो पिलाओ, हाथ पैर तो धोने दो, फिर आराम से बता देना, जल्दी क्या है? देखो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या बात है माँ? तुम आज बहुत जल्दी में हो, क्या हो गया? बेटा अनिल, कम से कम तुम तो मेरी बात सुनो। कुछ जरूरी बात है। ठीक है माँ, चलो चलते हैं। फिर दोनों हाथ मुंह धोकर हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। सुभद्रा उनके पास आती है। देखिए, हमें अब अनिल की शादी कर देनी चाहिए। उसकी बात सुनकर रघुराम बड़ा खुश हो गया। क्या वाकई तुम सच कह रही हो ना? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ये सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया हूँ। पति की हाँ सुनकर सुभद्रा को राहत मिली। अपनी माँ की बात सुनकर अनिल को भी अच्छा लगा। कुछ दिनों के बाद एक गांव की रहने वाली मीना नाम की लड़की से अनिल की शादी हो गई और वो बहू के रूप में घर में दाखिल हुई। लेकिन सुभद्रा अपनी नई बहू को देखकर गुस्से से कुप्पा हो गई। सुभद्रा ने तो सोचा था कि उसकी बहू सास की बहुत मदद करेगी, लेकिन वो निकली हद दर्जे की आलसी। शुरुआत में सुभद्रा ने उसके आलस को जैसे तैसे बर्दाश्त किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका आलसीपन बढ़ता ही गया। वो छोटे से छोटा काम बताने पर भी घबरा जाती थी। बेटा, जब हम खेतों में जाकर वापस आते हैं तो इस बीच तुम घर का सारा काम क्यों नहीं पूरा कर लेती? इतनी आलसी हो। मैं क्या करूं माँ, मेरा काम करने का मन तो करता है, लेकिन मेरा आलस मुझे कोई काम ही नहीं करने देता। हाँ, और ये तुम्हारा आलस ही तुमको दिन में 3 बार खाने को कहता होगा, है ना? अरे ये क्या बोल रही हो आप? आपका मतलब है कि मुझे खाना खाना ही नहीं चाहिए? और अगर आप खाना भी नहीं खिला सकती तो आपने अपनी लड़की की मुझसे शादी क्यों की? हाँ, ये तो बड़ी गलत बात कह दी आपने आज। तुम चिल्ला क्यों रही हो? अगर मुझे पता होता कि तुम एक आलसी लड़की हो और खाना भी नहीं बनाओगी तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। मैंने तुमसे शादी की जिससे तुम मेरी माँ की कुछ मदद करो, इसीलिए नहीं कि तुम सिर्फ बैठे बैठे खाओ और वो सारा काम करती रहे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हम उसे इसी तरह घर में रहने देंगे तो और आलसी हो जाएगी। इसे अब से अपने खेतों में ले जाकर काम कराएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर पर ही रहूंगी। अरे, तुम में तेजी आएगी, थोड़ी फुर्तीली हो जाओगी। मैं अपनी माँ से सब कुछ कह दूंगी आपके बारे में। अनिल उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और वो उसके घर पर फोन लगा कर देता है। वो अपने पापा से शिकायत करती है। देखो बेटी, जहाँ तुम अपने पति के साथ रह रही हो वही तुम्हारा अपना घर है। शादी के बाद अपने पिता के घर अपने पति के साथ ही आना, अकेले नहीं। सारा दिन रोटी तोड़ना और बैठे रहना ये किसी दूर के रिश्तेदार का घर नहीं है, ये तुम्हारा अपना घर है। घर में काम करो। अरे मेरी बात तो सुनिए ना। अभी मैंने तुम्हारी माँ को भी एक तमाचा लगाया है, इसलिए तुम भी सही से रहो। इतना कहकर उसके पापा ने फोन काट दिया। उस दिन के बाद से वो सब्जी काटने या पानी लाने जैसे छोटे मोटे काम करने लगी। वो सुभद्रा से कटी कटी रहने लगी क्योंकि उसे लग रहा था कि सुभद्रा ही सब झगड़े की जड़ है। अगले दिन सास उसे अपने साथ खेतों में चलने के लिए बुलाती है, लेकिन बहू तो अलग ही बात सोचने लगती है। वो कुछ रंग ले आती है। मुझे पता है कि गायें लाल रंग से चिढ़ती हैं, इसीलिए मैं तुम पर ये लाल रंग डालूंगी। गाय चिड़चिड़ी हो जाएंगी और कुछ ही समय में तुम्हें सींगों से रौंद देंगी। फिर तुम्हारा पति और बेटा दोनों मेरे काबू में रहेंगे, सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। ऐसा सोचकर वो सास को मारने की साजिश रचकर खेतों में आ जाती है। देखो, तुम्हारा पति काम कर रहा है, जाओ और ये खाने का डब्बा उसे दे दो। वो जगह वहां से काफी दूर होती है। वो उसे उसके पति के लिए खाने का डिब्बा पकड़ाती है। सास उसे जाते देख हंसती है कि आखिर उसे खेत में आना पड़ा और ताजी हवा मिलेगी तो चुस्त हो जाएगी। वो उसे काफी दूर तक जाते हुए देखती रहती है। दूसरी तरफ बहू खाने का डब्बा लेकर चलना शुरू करती है। वो चलती जा रही थी लेकिन पहुंच नहीं पा रही थी। चलती रही और थक गई। हे भगवान, मुझे लगा था कि पास होगा, पर ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। वो चलती रही और आखिर पहुंच ही गई। जब मैंने दूर से देखा था तो कितना पास लग रहा था। कितना दूर है। अनिल को लंच बॉक्स देते हुए उसने उत्साह में अपनी सास को मारने की योजना बनाई।
उसने एक बाल्टी में लाल रंग मिलाया और फिर उस बाल्टी का पूरा रंगीन पानी अपनी सास पर फेंक दिया और खूंटे से बंधे हुए बैल को छोड़ दिया। वो बैल जोर जोर से भागने लगा और सुभद्रा के पीछे पड़ गया। ये देख सुभद्रा अपने बेटे को मदद के लिए पुकारने लगी, बेटा अनिल, बेटा अनिल। सुभद्रा की चीखें सुनकर उसका बेटा बहुत घबरा जाता है और दौड़ता हुआ उनके पास आता है। वो बैल को पकड़कर अपनी मां को खतरे से बचाता है। सुभद्रा उसे पूरी कहानी सुनाती है। अनिल एक भी शब्द नहीं बोलता, बस वो बाल्टी को रंगीन पानी से भरता है और पूरा पानी मीना पर डाल देता है। मीना अपने पति से गुहार लगाने लगी कि रंगीन पानी न डाले। नहीं 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 नहीं, मेरे ऊपर पानी मत डालो प्लीज। दुष्ट औरत, तुमने उस रंगीन पानी से मेरी मां को मारने की योजना बनाई, देखती जाओ। अनिल अपनी पत्नी की एक नहीं सुनता और तुरंत बैल को खोलने के लिए जाता है। इधर मीना अपनी सास से बैल को ना खोलने की गुहार लगाती है। सास से गुहार लगाती है कि वो घर की देखभाल अच्छे से करेगी और घर का सारा काम करेगी। सासू माँ, मुझे माफ कर दो सासू माँ। आइंदा मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी और मैं घर के हर काम में आपकी मदद करूंगी, हर काम। लेकिन अनिल रस्सी खोल देता है और रस्सी को अपने हाथों में पकड़ लेता है। मीना बेहद डर जाती है और अपनी सास से विनती करती रहती है कि उसे रस्सी छोड़ने ना दे। बेटा उसे छोड़ दे, वो डर रही है। उसने अपनी गलती मान ली है और वो कह रही है कि वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। इस बार के लिए माफ कर दे। अनिल बैल को खूंटे से बांध देता है और घर वापस लौट आते हैं। मीना भी अपना आलसीपना छोड़कर फुर्ती से सारे काम करने लग जाती है।